नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत लखनऊ के खबर के साथ। तो कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव को अब तक मंजूरी मिल चुकी है। यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को अब बदल दिया है। तो कैबिनेट ने पंचायत आरक्षण प्रणाली बदली है। संशोधन के जरिए कैबिनेट ने पास कर दिया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने हैं चुनाव। 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट भी आनी थी। तो कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ये प्रस्ताव रखा था और ऐसे 12 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। तो 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था। तो कौन कौन से प्रस्ताव आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी बताते हैं। तो कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया गया है। गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन का काम को मंजूर किया गया है। सौंदर्यीकरण और रीमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर हुआ है। तो न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। यूपी अटल भूजल योजना के संचालन क्रियान्वयन की प्रक्रिया गाइडलाइंस को मंजूरी मिली है। यूपी लोक निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। वहीं यूपी शैक्षिक संस्थान अध्यापक वर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो ये वो तमाम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है। 12 प्रस्ताव पेश किए गए थे और ऐसे में ये वो तमाम प्रस्ताव जिनकी जानकारी हमने आपको दी कि इन प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। तो यूपी अटल भूजल योजना के संचालन क्रियान्वयन की प्रक्रिया गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। वहीं यूपी लोक निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो यूपी शैक्षिक संस्था अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 को मंजूरी मिली है। बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है। गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन सौंदर्यीकरण रिमॉडलिंग का काम को लेकर के ये मुहर लगाई गई है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान भी, इस पर भी मंजूरी मिली है। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो 12 प्रस्ताव पेश किए गए और ये तमाम प्रस्ताव पर मुहर भी अब लगा दी गई है, तो किस ओर यूपी बढ़ता हुआ नजर अब आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, पंचायती राज हो, नगर विकास हो, से जुड़े हुए करीब 1 दर्जन प्रस्ताव हैं जिनको अपनी मंजूरी प्रदान करी है। इसमें सबसे बड़ा अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो उत्तर प्रदेश पंचायत आरक्षण अधिनियम 2021 नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के आरक्षण को लेकर जो नियमावली है उससे जुड़े हुए प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है, जो कि सबसे बड़ा प्रस्ताव है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो शिक्षा संवर्ग, जो शिक्षक हैं जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, साथ ही साथ जो ऐसे कर्मचारी हैं जो कि शिक्षा संपर्क से आते हैं, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्रेच्युटी देगी, जिससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन के जरिए पास कर दिया है। वहीं अगर हम कहें तो गोरखपुर में एनेक्सी भवन जो है उसके रिनोवेशन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कौशाम्बी में अगर हम बात करें तो जो गेस्ट हाउस है उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने आज मंजूरी दे दी है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट ने आज बाय सर्कुलेशन के जरिए मोहर लगाई है। और निश्चित है कि सबसे बड़ा प्रस्ताव इसमें अगर हम कहें तो पंचायत से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, जो कि आरक्षण नियमावली 2021 जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर कहीं न कहीं तेजी के साथ काम होगा, क्योंकि सिर्फ आरक्षण नियमावली को लेकर ही पंचायत चुनाव रुके हुए थे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपनी आरक्षण नियमावली जारी कर दी है, तो इसके इस आरक्षण नियमावली के अनुरूप ही अब प्रदेश भर के इन पंचायत क्षेत्रों को लेकर जो आरक्षण है वो नियम जारी किए जाएंगे, जिसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। जी, लेकिन इसके, अगर आपने अभी जिस तरीके से बताया कि पंचायत के आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में जो मंजूरी पास कर दी गई है, तो इसके बाद से पंचायत चुनाव में इसके क्या कुछ फायदे आगे चल करके हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से पंचायत चुनाव में आरक्षण होना था, जिसमें प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, साथ ही साथ में अगर हम कहें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो आरक्षण व्यवस्था पहले से लागू है, उसको नए जो चुनाव होने जा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें किस तरीके से अब आरक्षण होगा, इसको लेकर लगातार कसमकस चल रही थी। पंचायती राज विभाग ने अपना प्रस्ताव बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा था, जिसको आज कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। तो निश्चित तौर पर इसमें वो फायदा होगा, जो चक्रानुक्रम है उस चक्रानुक्रम के अनुसार ये पूरा आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, जिसमें 5 साल पहले मतलब 2015 तक
जो सीटें आरक्षित नहीं थी, जो भी आरक्षित नहीं हुई हैं, ऐसी सीटों पर आरक्षण होगा। साथ ही साथ जो अपने आरक्षण का चक्रानुक्रम पूरा कर चुके हैं, अब उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं, जो उसमें जो आरक्षित वर्ग की सीटें थी, अब उनका जो सीक्वेंस है वो बदलेगा, और ये बदले सीक्वेंस के बाद जो सीटों का आरक्षण है वो अब जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा, जो नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने आज मंजूरी दी है। तो कहीं ना कहीं अब इन सारी चीजों को जारी होने के बाद जिलाधिकारी चुनाव को लेकर तैयारी कर सकेंगे और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग यूपी पंचायत से जुड़ी हुई अधिसूचना जारी करेगा। जी इसके ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। 18 फरवरी से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 18 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होगा। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 22 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा। तो ये अहम जानकारी कि 18 फरवरी से बजट सत्र का आगाज हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के इस बजट पर टिकी हुई है। योगी सरकार का आखिरी बजट माना जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 5.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये घोषणा की गई है कि 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, और इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि अंतिम बजट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बजट हो सकता है, तो क्या बदलाव इसके बाद से देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव की तरफ से जो बजट सत्र का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ये 22 दिन का सत्र होगा, जो 18 तारीख से शुरू होगा और 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें 18 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और जिसमें जो अध्यादेश, साथ ही साथ पे जो विभिन्न स्वीकृतियां हैं वो सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिस पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद अगर हम कहें तो 22 तारीख को शनिवार और रविवार 2 दिन बंद रहेगा, जिसके बाद 22 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। क्योंकि ये चुनावी बजट होगा और योगी सरकार का अंतिम बजट भी है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार होगी, तो ऐसी स्थिति में ये बजट बड़ा होने की उम्मीद है। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, जो कि अब हम कहें कि अब तक के उत्तर प्रदेश का, साथ ही साथ देश के सभी राज्यों से सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें कई ऐसी परियोजनाएं होंगी जिनको महत्वपूर्ण तौर पर धन आवंटित किया जाएगा। क्योंकि यूपी सरकार की कोशिश यही होगी कि 2022 से पहले इस बजट में कहीं ना कहीं सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, जो विभिन्न परियोजनाएं हैं चल रही उनका ध्यान रखा जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बजट के माध्यम से खुश करने की कोशिश की जाए। जिन चीजों को केंद्र सरकार के बजट में जगह नहीं मिली है, कहीं ना कहीं उन चीजों को भी उत्तर प्रदेश के बजट में जगह दी जाए, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन इस चुनावी वर्ष में किया जाए। अगर हम देखें तो चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये वो जगह होंगी जिसको लेकर योगी सरकार महत्वपूर्ण तौर पर काम कर रही, तो इस बजट में उनके लिए खास स्थान होगा। साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का निर्माण चल रहा है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बिल्कुल, यानी इसके ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि जो बजट इस बार लाने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, तो कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है योगी सरकार, ताकि जो विपक्ष है वो उन पर हमला ना कर सके, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव भी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जहां अभी 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, तो बीजेपी की कोशिश यही होगी कि बेहतर परफॉर्मेंस कर विपक्ष को जवाब दिया जाए। जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उन हमलों का जवाब इस बजट के माध्यम से दिया जाए। तो चाहे बेरोजगारों की बात करें या किसानों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सारी चीजों को बड़ा बजट मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनको ज्यादा बजट मिलेगा, जिसमें ओडीए, ओपी और एमएसपी से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार राहत देगी, ताकि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर ज्यादा रोजगार का सृजन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए है। दूसरे नंबर पर अगर हम कहें तो किसानों का मुद्दा है, उसको इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, और उस सरकार की कोशिश यही होगी कि इन सभी वर्गों को इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं खुश दिया जाए या फिर राहत दी जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इसकी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 19 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी और 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। सबकी निगाह इस बजट पर ही टिकी हुई है। तो वहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। भाईचारा भारत की पहचान है, अखिलेश यादव का ऐसा कहना है, और ऐसे में उन्होंने तंज कसा है सीधे तौर पर सरकार पर। उनका ये कहना है कि किसानों को अपमानित किया गया है, आंदोलन से नेता निकल कर आते हैं, अखिलेश यादव ने कहा, और आंदोलन से ही अधिकार मिलते रहे हैं। तो कल मैंने सुना कि एमएसपी रहेगी,
लेकिन ये सिर्फ भाषण में है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार कानून क्यों वापस नहीं ले रही है? तो ये तमाम तरीके के सवाल खड़े किए अखिलेश यादव ने और साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम आज लोकसभा में उन्होंने किया। जिनके लिए कानून उनको स्वीकार नहीं है, तो चंदा लेने वाले क्या चंदाजीवी नहीं है? तो अखिलेश यादव का ये बयान कल के पीएम मोदी के बयान के बाद सामने आया, जब कल लोकसभा में पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की थी। उसके बाद से अखिलेश यादव का कटाक्ष उसी बयान पर। किसानों के साथ कभी नहीं हुआ और कितना अपमानित किया गया उनको, क्या क्या कह करके नहीं बुलाया गया उनको। और ये जो तीनों कानून है वो केवल इतना चाहते हैं, जब ये सरकार कह रही हम किसानों के लिए कानून बना करके लाएं, अगर किसान उन कानून को नहीं स्वीकार कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कानूनों को वापस लेती है? जिनके लिए ये कानून बना है, जिनके लिए कानून बना है वो कानून नहीं चाहते हैं, तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया? आप जनता से चुन करके आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बन करके आए हैं। और क्या कहते हैं आप? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला, न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? किसान। तो अभी आपने अखिलेश यादव के बयान को सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या अगर आप किसानों को आंदोलन जीवी कह रहे हैं तो क्या जो चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं वो चंदा जीवी नहीं है? तो ये कटाक्ष उन्होंने पीएम मोदी के कल के स्टेटमेंट के बाद से किया। तो वहीं लखनऊ में कोरोना पर कंट्रोल में योगी सरकार का सराहनीय प्रदर्शन देखने को मिला है और यूपी में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 98% तक पहुंच गया है। यूपी के 85% आबादी तक पहुंची है सर्विलांस टीमें। तो यूपी के 37 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस अब तक नहीं मिला है। तो 24 घंटे के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक भी मौत कोरोना की वजह से दर्ज नहीं की गई है उत्तर प्रदेश में और 37 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर एक भी नया केस अब तक कोरोना का नहीं मिला है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है कोरोना को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कोरोना को लेकर के काम किया है, अब 98% ये रिकवरी रेट का आंकड़ा बताया जा रहा है और बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार को कि यूपी में 85% लगभग लोग बताए जा रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो लखनऊ में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो यूपी कामगार श्रमिक सेवा योजना और रोजगार आयोग की कार्यकारी परिषद बोर्ड की बैठक हुई। मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत साप्ताहिक बैठकों का आयोजन करें, मुख्य सचिव का ऐसा कहना है और हर जिले का हो अपना रोजगार प्लान। तो मुख्य सचिव ने सीधे तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए कि हर जिले के पास अपना रोजगार प्लान होना चाहिए। आउटसोर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से ही वेंडर का चयन होना चाहिए। तो वेंडर सेवा योजना पोर्टल पर अपना पंजीयन जरूर कराए, मुख्य सचिव का ये निर्देश। तो पंजीयन के उपरांत वेंडर द्वारा रिक्तियां सेवा योजना पोर्टल पर अपलोड हो तो उक्त रिक्तियों के सापेक्ष वेंडर को 3 गुना अभ्यर्थी सेवा योजना पोर्टल से उपलब्ध हो जाएंगे। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से मैन पावर नहीं लेते हैं।
तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 20 विभागों द्वारा 2589 आउटसोर्सिंग हेतु रिक्तियां पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। करीब 22,500 अधिकारियों को सेवा योजन पोर्टल में अब तक लॉगिन की सुविधा प्रदान की गई है। तो वहीं किसान आंदोलन के बहाने 2022 की तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस और बुधवार को सहारनपुर जाएंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। किसान महापंचायत में शामिल हो सकती है प्रियंका गांधी। बुधवार को सहारनपुर के चिलखाना में दोपहर 2 बजे महापंचायत बुलाई गई है और इसी महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रवाना होंगी। तो पिछले दिनों रामपुर के मृतक किसान नवरीत सिंह के घर पर पहुंची हुई थी प्रियंका गांधी। तो ऐसे में ये साफ कहा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं जानबूझकर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है ताकि जो ये आंदोलन चल रहा है 2022 के जो चुनाव आने हैं उसमें इस आंदोलन से सहायता ली जा सके और वोट बैंक में सेंधमानी करने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है। तो बुधवार को सहारनपुर के चिलखाना में वो दोपहर 2 बजे शिरकत करेंगे जहां पर महापंचायत होनी है। तो पिछले दिनों रामपुर में भी वो गई हुई थी नवरीत सिंह के घर पर जहां पर आखिरी अरदास नवरीत सिंह की रखी गई थी। ये वही नवरीत सिंह है जिनकी मौत दिल्ली हिंसा के दौरान हुई थी। तो खबर भदोही से जहां पर विधायक के बेटे के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। पुलिस बल के साथ निकाला गया घर का सामान। तो कोर्ट ने दिया है चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश। विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी बेटे पर मुकदमा दर्ज है। विधायक का बेटा विष्णु मिश्र चल रहा है फरार। मामले में विधायक विजय मिश्र जेल में बंद है। गोपीगंज क्षेत्र के धनापुर में कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो विधायक फिलहाल पहले से ही जेल में बंद बताए जा रहे हैं विजय मिश्र जिनका नाम है और साथ ही जो विधायक के बेटे बताए जा रहे हैं वो फरार चल रहे हैं। तो कोर्ट के आदेश के बाद से दोनों का सामान जो है वो घर से बाहर निकाल दिया गया और सामान यानी संपत्ति की कुर्की की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में दंपति की हत्या का मामला सामने है जहां पर आरोपी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में हत्याकांड के दोनों बदमाशों को गोली लगी है। बीटा 2 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाई और भाभी मृतक थे। तो मुठभेड़ में हत्याकांड के दोनों बदमाशों को गोली लगी है और ये पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बीटा 2 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। तो एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाई और भाभी मृतक के तौर पर उनकी पहचान की गई। तो ग्रेटर नोएडा में दंपति की हत्या का जो मामला बताया जा रहा था दरअसल वो एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाई और भाभी के तौर पर उन मृतकों की पहचान की गई है और जो आरोपी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए ललित पंडित संवाददाता ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में इस आरोपी को गोली भी लगी है, क्या इस आरोपी ने अब तक अपना गुनाह कबूल किया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते 5-6 तारीख की रात में 4-5 की रात में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई और भाभी की हत्या की गई थी ग्रेटर नोएडा में। उस मामले में लगातार पुलिस टीम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया था। उनके 2 साथी जिनका नाम रोहित और सुभाष था वो तभी से फरार कर रहे थे। पुलिस टीम को आज इनकी सूचना मिली कि ये टाटा गोल चक्कर की तरफ से निकल करके जा रहे हैं। वहां पर पुलिस टीम के द्वारा बैरिकेडिंग करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी समय पर बाइक बदमाश सवार होकर के वहां से निकल करके जा रहे थे। पुलिस टीम को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन ये दोनों बदमाश रुकते नहीं है। पुलिस को फायरिंग कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा इनको फायरिंग की जाती है जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगने से घायल हो जाती है और दोनों बदमाशों को तुरंत ही पुलिस टीम के द्वारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हमीरपुर में पुलिस को डबल मर्डर केस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 की नामी हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से एक अवैध तमंचे समेत कारतूस भी बरामद किया गया है। एसटीएफ प्रयागराज और हमीरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र के दादरी गांव का कपिल राजपूत का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। तो डबल मर्डर केस की ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। हमीरपुर में पुलिस को डबल मर्डर केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है।
ये कपिल राजपूत ग्राम ददरी थाना राठ का था, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। ये डबल मर्डर का अभियुक्त था, जो काफ़ी दिन से फरार चल रहा था। एसटीएफ और थाना राठ की पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया और इसके पास से तमंचा और प्रतिबंधित बोर के कारतूस मिले और इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा जो इसने विपिन को दे रखा था छिपाने के लिए, तो विपिन से पूछताछ की गई। विपिन ले जाके अपने एक रिश्तेदार सुरेंद्र जो पखनौड़ी का है उसके यहाँ से इसको बरामद कराया। तो विपिन को और पखनौड़ी का जो सुरेंद्र उसको और ये कपिल राजपूत तीनों को गिरफ्तार किया गया, इसे जेल में। तो खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर कॉल सेंटर पर पुलिस की छापेमारी हुई है। तो सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर का कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। कश्मीर युवक चला रहे थे कॉल सेंटर। तो दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है और दिल्ली की जो जांच एजेंसी टीम बताई जा रही है वो भी इस छापेमारी के दौरान शामिल थी। तो थाना फेज 3 क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी की गई है। तो नोएडा के जो सेक्टर 63 का इलाका बताया जा रहा था, यहाँ पर इस कॉल सेंटर में जो कश्मीरी युवक बताए जा रहे हैं वो इस कॉल सेंटर को चलाने का काम कर रहे थे। तो सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर का कश्मीरी कनेक्शन अब सामने आ गया है। कश्मीरी युवक ही चला रहे थे कॉल सेंटर। दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम भी छापेमारी के दौरान शामिल थी। प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा है, जिसमें जो है वो तत्काल आज छापेमारी की गई है। इसमें 2 नाम प्रकाश में आए हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक बासित और एक करम इलाही। इनके द्वारा जो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कॉल जनरेट कराई जाती थी और हमारे यहाँ जो है डिफरेंट लोकेशंस में कॉल भेजी जाती थी, जिसमें डीओटी की टीम जो है वो वॉच कर रही थी। उसी क्रम में जो है वो आज इनसे पूछताछ चल रही है और अभी फर्दर जो है वो ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो रहा था और उसी क्रम में जो है अभी बातचीत चल रही है और फर्दर जो भी डिटेल निकल के आएगी आपसे शेयर की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर? अभी जो है वो करम इलाही से पूछताछ चल रही है और इसमें एक और शख्स है बासित, उनसे भी जो है वो बातचीत की जाएगी। बासित यहाँ पे नहीं है, उनको जो है वो लोकेशन ट्रेस कर। तो नोएडा थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा असली नोट की जगह नकली नोट का प्रयोग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करने के साथ 2 शातिर आरोपी मनोज और सत्येंद्र को बरौल की टी पॉइंट से गिरफ्तार किया गया। तो इनके कब्जे से 3600 रुपए के असली और 17,96,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। सेक्टर 49 की टीम ने 2 ठग्स को अरेस्ट किया है और इनके पोजीशन से 3,600 रुपये ओरिजिनल करेंसी और लगभग 18 लाख रुपए का जो एक पेपर जो जनरली खिलौने टाइप में यूज होता है उस तरह की करेंसी ये रिकवर की गई है। इनफैक्ट ये लोग की एक बंडल तैयार करते थे और जो ओरिजिनल करेंसी होती थी उसको ऊपर और नीचे लगाकर और एक बंडल तैयार करके किसी व्यक्ति को दिखा करके उसे 10,000 रुपये का बंडल बता के 5,000 रुपये पे बेचने की बात करते थे। और उसी तरीके से जब हम लोग को सूचना मिली तो हमने दोनों को अरेस्ट किया है। इसमें एक बिहार और एक यूपी का निवासी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।